इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन कसीरा। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे पहले एपिसोड में आपका खैर मक़दम है। इंशाअल्लाह हम इस एपिसोड से हमारी सीरत सीरीज़ का मुकम्मल तौर पे आगाज़ कर देंगे और हमारी इस सीरीज़ के पहले एपिसोड में हम आपको उन हालात से वाकिफ़ करवाना चाहते हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत से पहले के थे। वहाँ पर कौन लोग रहते थे और ये अरब के थोड़ा सरज़मीन अरब के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। आखिर क्या है वो सरज़मीन अरब, उसका माने क्या है। उसके बाद हम जानेंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अरब के एरिया से कैसे रिलेटेड है, अरब के ट्राइब से कैसे रिलेटेड है, कहाँ से उनका प्रोजनी स्टार्ट होता है, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम से कैसे रिलेटेड है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कैसे रिलेटेड है, वो भी हम देखेंगे इंशाअल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सरज़मीन पे आए थे उसका नाम था अरब, सरज़मीन अरब। अरब का अगर हम मतलब देखें लिंग्विस्टिकली तो होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर ना आपको पानी मिल सके, जहाँ पर ना आप कोई झाड़ उगा सके, ना कुछ कल्टीवेशन कर सके, ना एग्रीकल्चर कर सके। ऐसी जगह जो एकदम बंजर है और बस रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, सहरा ही सहरा है, दूर दूर तक कोई आबादी का नामो निशान नहीं है। ऐसी जगह को अरब कहा जाता है लिंग्विस्टिकली। तो ये तो हो गया पहली चीज़, लिंग्विस्टिकली अरब कहा जाता। अब देखिए ये अरब के अंदर जो ख़ासियत थी उसके कुछ फ़वाइद थे। पहला फ़ायदा उसका ये था, इंटरनली अरब के आजू बाजू दो बड़े एम्पायर्स रहते थे। एक साइड था रोमन एम्पायर तो दूसरी साइड था पर्शियन एम्पायर। अगर अरब यहाँ पर है तो एक साइड है रोमन एम्पायर, एक साइड है पर्शियन एम्पायर। अब ये रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर दोनों भी क्या करते थे, बड़े बड़े एम्पायर्स थे। आजू बाजू की जितनी भी ज़मीन दिखी चलो भाई कब्ज़ा कर लो, जितना भी आ रहा आने दो, ऐसा था इनका। लेकिन हालांकि उनके क़रीब था बहुत ही अरब, फिर भी वो लोग इन्वेड नहीं किए उसको। उसका रीज़न क्या है, रेगिस्तान है, सही सड़क नहीं रहती, आपको अब जा नहीं सकते, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये है, अगर वो लोग इन्वेड भी कर देंगे तो मिलेगा क्या उनको वहाँ पर। कोई भी एक एम्पायर होता इन्वेट करता अपने फ़ायदे के लिए करता, आइदर वहाँ पर कुछ हीरे ज़ख़ीरे वग़ैरह मिलेंगे या फिर वहाँ पर कुछ कल्टीवेशन अच्छा होगा। जैसे मिस्र है, वहाँ का कल्टीवेशन बेहतरीन होता, मिस्र के फ्रूट्स पूरी दुनिया में मशहूर होते हैं। अब अफ्रीका है, ये यूरोपियन कंट्रीज़ क्यों वहाँ पर कॉलोनीज़ बनाए थे, वहाँ पर हीरे जवाहरात थे। अब रोमन्स और पर्शियन क्यों इन्वेट करेंगे, आपको कुछ मिलने का नहीं है। तो उनको फ़ायदा ये हुआ रेगिस्तान रहने की वजह से कि वो लोगों के ऊपर कोई हमला वगैरह नहीं हुआ। वो लोग को एकदम कंप्लीट इंडिपेंडेंसी थी, अपने मामलात खुद करते थे, किसी के दबाव वगैरह में नहीं रहते थे वो लोग। ये पहला उनका इंटरनल फ़ायदा बोलेंगे आप। एक्सटर्नल फ़ायदा उनका क्या हुआ, लोकेशन की वजह से वो ये हुआ कि वो एक पेनिनसुला है अरब, राइट। और अरब जो पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला है, एक ट्राइंगल की तरह है समझिए। पेनिनसुला यानी जिसके 3 साइड से पानी हो और एक साइड लैंड हो। अरेबिया ऐसे ही, एक साइड लैंड है, 3 साइड उसके पानी है। तो वेस्ट साइड में जो पानी है वो है रेड सी है, जो साउथ में है वो अरेबियन सी है, और जो वेस्ट में है वो है पर्शियन गल्फ़। इस जियोग्राफिकल स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से ट्रेड वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त हुआ करता था। अब कोई ये साइड से आना है तो रेड सी से आ जाते थे, नीचे से आना है तो अरेबियन सी से आ जाते थे, जो इंडिया से आते थे अरेबियन सी से ऐसा होकर आ जाते थे। फिर यहाँ पर से आना है पर्शियन गल्फ़ है, ईरान वगैरह से आना है आपको, अफ़गानिस्तान से आना है, पर्शियन गल्फ़ से आ गए। तो सेंटर ऑफ ट्रेड था और मक्का की अहमियत शुरू से थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से थी। तो मक्का होने की वजह से वो एक रिलीजियस सेंटर भी था। अब वो लोग ऐसे थे कि भले मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, रिलीजियस बेस है तो उसको थोड़ा सा जो है ना इज़्ज़त देते थे। तो मक्का को इज़्ज़त देते थे वो लोग, उस वजह से रिलीजियस सेंटर भी था, कल्चरल सेंटर था, ट्रेड सेंटर था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था अपने ज़माने का। तो उसको एक्सटर्नल बेनिफिट ये हुए जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से। पहला तो ये इंटरनली कि वहाँ पर कोई इन्वेड नहीं करे, उन लोगों को कंप्लीट इंडिपेंडेंसी थी। दूसरा एक्सटर्नल फ़ायदा उनको ये था कि वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उस ज़माने का। ये 2 चीज़ें हो गई अरब के जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से। अब वहाँ पर देखिए कुछ लोग बसते थे,
अब अरब की लैंड में रहते, वो लोग ट्राइब की शक्ल में रहते, तो उनको अरेबियन ट्राइब्स कहा जाता। अब ये जितने भी अरेबियन ट्राइब्स है, अगर आप उनको ट्रेस करेंगे तो आप 3 लोगों के पास पहुंचेंगे, प्रोजनी के हिसाब से है वो। अब यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, उनके औलादें 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 उनकी प्रोजनी है। अब यहाँ पर एक शख्स है क़ातान, उनकी औलाद 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 है, उनकी एक प्रोजनी है। अब यहाँ पर एक नामालूम शख्स है, उनकी औलादें औलादें, ज़्यादा इनके बारे में हमको मालूम भी नहीं है, वो एक प्रोजनी है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोजनी 3 किस्म के अरब्स है। प्रोजनी मतलब औलाद के हिसाब से, एक रफ माने में समझे। पहले अरब्स है अरब अल बाइदा, इनको इंग्लिश में कहा जाता पेरिश्ड अरब्स, यानी बर्खास्त हो गए। हमारे पास इनकी ना हिस्ट्री है, ना ज़्यादा डिटेल्स है, ना कुछ है। बस हमको इतना मालूम कि उसमें से कुछ ट्राइब्स है, जैसा कि उनके कुछ नाम है, आद है, समूद है, इमलाक है, जादिस है, तसम है। ये ट्राइब्स के बारे में हमको ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, ना ही ये अरब के बारे में कुछ मालूम है। जो अरब अल वाइदा है, पेरिश्ड अरब से ज़्यादा हमको उसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं है। दूसरे किस्म के अरब है अरब अल आरिबा। ये अरब से प्योर अरब्स, असल अरब्स जो होते हैं ये होते हैं अरब अल आरिबा। ये औलाद है यारूब बिन यजूब बिन क़हतान की। ये जो है यमन में रहते थे इन्हों, और अरब्स जो प्योर होते हैं वो यमन के अरब्स होते हैं। यमनी अरब प्योर अरब होता है, प्योर ब्लड होता है उनका। ये यारूब बिन यजूब बिन क़हतान है, इनकी जो प्रोजनी है, इनकी औलादें हैं, इनको क़हतानियन अरब कहा जाता है। अब जितने भी अरब्स आपको मिलेंगे खलीज में, देख लीजिए आप, सऊदी अरेबिया देख लीजिए, बहरीन, कुवैत, यमन, या फिर अमारात में देख लीजिए, जितने भी अरब्स मिलेंगे आपको इधर क़हतानी मिलेंगे या फिर अदनानी मिलेंगे। क़हतानी के बारे में हम पढ़ रहे थे। यारूब बिन यजूब बिन क़हतान की औलाद है, यमन से होते हैं। इन्हें क़हतानी अरब भी कहा जाता है, प्योर अरब्स भी कहा जाता है। अरबिक लैंग्वेज में इन्हें अरब अल आरिबा भी कहा जाता है। पहले किस्म के अरब थे अरब अल बाइदा, पेरिश्ड अरब, ख़त्म हो गए, हमको मालूम भी नहीं उनके बारे में ज़्यादा कुछ। दूसरे टाइप्स के अरब्स है अरब अल आरिबा, ये प्योर अरब्स है, क़हतानी अरब्स भी इन्हें कहा जाता है। तीसरे किस्म के अरब्स वो है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, इन्हें कहा जाता है अरब अल मुस्तअरिबा, अरबाइज्ड अरब्स। ये लोग ना अरब के नहीं थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ में रहते थे, अरब बल्कि एक टाउन था कूफा के करीब, वहाँ से निकल के वो हर्रान बल्कि एक जगह थी, वहाँ गए थे। फिर वहाँ से फ़लस्तीन गए थे। फ़लस्तीन में उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाए थे, वहाँ से अल्लाह का मैसेज पहुँचाते थे। अब वहाँ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजरा अलैहिस्सलाम को लेकर मक्का आए थे। मक्का आए थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़े थे, फिर चले गए थे। अब देखिए, मैं अरब ट्राइब्स को बताने का मकसद ये भी है कि आपको थोड़ी सी हिस्ट्री मालूम हो, साथ ही साथ ये मालूम हो कि इन अरब ट्राइब्स से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रिलेशन है। क्योंकि हम अरब ट्राइब्स की हिस्ट्री तो नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री, बायोग्राफ़ी, उनकी ज़िंदगी के बारे में। तो उससे कैसा लिंक्ड है वो भी पढ़ेंगे हम। अभी हमने बोला कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ से थे, अरबल के एक टाउन था कूफा के नज़दीक, वहाँ से गए थे हर्रान, हर्रान से गए थे फ़लस्तीन, फिर फ़लस्तीन से आए थे मक्का हाजर अलैहिस्सलाम को, और इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ के चले गए थे। तो वहाँ पर से अब उनकी प्रोजनी स्टार्ट होती है। इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्रोजनी को कहा जाता है अरब अल मुस्तअरिबा, अरबाइज्ड अरब्स। इस्माइल अलैहिस्सलाम देखिए ओरिजिनली कहाँ से, उनके फादर इराक़ से है, ओरिजिनली वो यहाँ पर के पैदा नहीं हुए, यहाँ के नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा बैक जाएंगे, क़हतानी अरब्स के पास जाएंगे। क़हतानी अरब्स में से कई सारे ट्राइब्स हैं, उसमें से जो मशहूर ट्राइब्स हैं उनमें से एक ट्राइब का नाम है हिमयार, दूसरा है कहलान। अब जो कहलान है, इसमें से 2 मशहूर ट्राइब हैं, एक है औस, दूसरा है खजरज। ये दोनों को याद रखें, हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है ये, क़हतानी ट्राइब्स हैं। यारूब बिन यजूब बिन क़हतान, फिर वहाँ से उनके औलादें, उनमें से 2 मशहूर हिमयार, फिर है कहलान। कहलान में से है औस एंड खजरज। औस एंड खजरज किसके हुए? फिर क़हतान के हुए, राइट। उसके बाद में फिर वापस आ जाएंगे हम अदनानी अरब्स की तरफ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद है इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी है, लेकिन बुक ऑफ जेनेसिस में आता है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम पहली औलाद है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, और 13 साल के इसहाक़ अलैहिस्सलाम से बड़े हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी औलाद में से इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनकी औलाद में से इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। 10 के बारे में हमको कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, 2 के बारे में मालूम है। एक का नाम है नाबित, दूसरे का नाम है क़िदर।
अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये कि कुछ उलमा ये लिखते, कुछ उलमा का इख्तलाफ है, वो लोग ये लिखते हैं जो औस एंड खजरज हम ख़ातान के हैं बोले ना, कुछ उलमा ये बोलते हैं कि नहीं नहीं ख़ातान के नहीं है, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो नाबित है, नाबित की औलादों में से है बोलते। अब ये इसमें से जो उलमा इख्तलाफ करते हैं उनमें से बड़े आलिम भी हैं, जैसा कि इमाम अल बुखारी है, इनका भी ये ओपिनियन है कि ये जो औस एंड खजरज ट्राइब है वो इस्माइली है, इस्माइल सलाम की औलाद में से है, नाबितियंस है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनके 12 बेटे, 12 में से 10 के बारे में नहीं मालूम है, 2 हैं नाबित एंड क़िदर। नाबित में से है औस एंड खजरज, ठीक है। औस एंड खजरज को हम यहाँ से थोड़ा दूर रखेंगे। अब यहाँ पर है क़िदर, क़िदर में से औलाद है अदनान, अदनान में से औलाद आते कुरैश, कुरैश में से आते हाशिम, हाशिम में से आते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसा रिलेशन है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, क़िदर, उसके क़िदर के बाद आएंगे हाशिम, हाशिम के बाद कुरैश, कुरैश के बाद आएंगे हाशिम, हाशिम के बाद आएंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिलेशन है अरब से। अरबाइज़ अरब है, प्योर अरब नहीं है। प्योर अरब हमने डिस्कस किया है, वो क़हतानी अरब है, वो यमन से ताल्लुक़ रखते हैं। यारूब बिन यजूब बिन क़हतान के औलाद में से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम है इराक़ से, इराक़ से वो गए थे हर्रान, हर्रान से गए थे फ़लस्तीन, फ़लस्तीन से हजरा अलैहिस्सलाम एंड इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़े थे मक्का में। मक्का में इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी होती है, वहाँ से उनकी औलाद 12 होती है। 12 औलादों में से एन क़िदर, क़िदर में से होते हैं कुरैश, हाशिम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिलेशन है इस्माइल अलैहिस्सलाम से, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। ओके, उसके बाद हम देखेंगे यारूब बिन यशरूब हमने देख लिया, हुसैन खजरज भी देख लिया। यस, so we are done with the first episode. We have learned what we have learned in this episode is that अरब कहा जाता है एक ऐसी ज़मीन को जो बंजर है, जहाँ पर ना कोई खेती बाड़ी हो सकती, ना कोई झाड़ उग सकता, ना पेड़ पौधे उग सकते, ना ही वहाँ से आप कुछ पानी तलाश कर सकते। अरब के बारे में हमने ये पढ़ा, और ये पढ़ा कि अरब्स जो हैं, अरब के जो ट्राइब्स हैं वो 3 किस्म के हैं। वन इज़ अरब अल बाइदा, थरिज अरब्स, अरब अल आरिबा प्योर अरब्स, अरब अल मुस्ताअरिबा अरबाइज अरब्स, राइट। और हमने ये भी देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिलेशन इन अरब ट्राइब से कैसा है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको फिर मिलेंगे, इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे, सीक्वेंस लाते रहेंगे एपिसोड के बाद। फर्स्ट एपिसोड में कुछ छूटा है, सेकंड में कवर होगा, सेकंड से स्टार्ट हुआ है, ख़त्म हुआ है सेकंड पर थोड़ा, फिर थर्ड, जहाँ से ख़त्म होगा वहाँ से थर्ड स्टार्ट होगा। ऐसे करके हम इंशाल्लाह एपिसोड्स मुकम्मल करते रहेंगे। शायद वक्त की हम जितना पाबंदी कर रहे हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि कम से कम अब लगता है कि 100 एपिसोड होंगे इस सीरीज़ के। चलिए इंशाल्लाह देखते हैं कैसे होता है। फ़िल वक्त मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।